ऑलराइट, सो कार्डियो के एंटी अरिथमेटिक ड्रग्स, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे हार्ट के अंदर जो एसए नोड है, जो एवी नोड है, बंडल ऑफ हिस और प्रिकंजी फाइबर्स, इनके जो सेल्स हैं, पर्टिकुलरली नोडल सेल्स, एसए नोड के सेल्स, एवी नोड के सेल्स, नोडल सेल्स, इनका जो कैल्शियम का, सोडियम का कंडक्शन है, जो इन्फ्लक्स है, वो थोड़ा अलग है बाकियों से। प्लीज हैव अ लुक, ये आपके सेल सामने आपके, आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपका सोडियम एंटर करता है, सबसे पहले सोडियम एंटर करेगा। कारण एसए नोड है, क्योंकि एसए नोड के अंदर ऑटोजेनिसिटी है, वो खुद अपने आप ऑटोमेटिक अपनी जो नोड जो सिग्नल है वो प्रोड्यूस करता है, उसे किसी की मदद नहीं चाहिए, राइट, वो खुद ही प्रोड्यूस करता है। सो उसने किसी प्रकार से वो जनरेट किया, जनरेशन की वजह से सबसे पहला आयन जिसने पूरे के पूरे सेल को हिला के रखा, दैट इज सोडियम। ओके, तो प्लीज ध्यान से सुनना, अगर आप इस कंसेप्ट को समझ जाओगे तो ऑटोमेटिकली एंटी अरिथमेटिक ड्रग्स आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगे कि कैसे अर्धनिया को बंद किया जाता है। तो सबसे पहले आपका जो सोडियम है वो एंटर करेगा आपके सेल के अंदर, इन्फ्लक्स आया, उसने पूरे के पूरे सेल को काफी पॉजिटिव बना दिया, काफी पॉजिटिव कर दिया। इस पॉजिटिव होने की मदद से कैल्शियम कहता है कि भाई मैं क्यों पीछे रहूं, कैल्शियम भी अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। और कैल्शियम के जो ये रिसेप्टर्स हैं, इस अंदर के, देखो समझने की कोशिश करो कि आप एक नदी है, वो पानी लेकर जा रही है और वो सुनामी टाइप नदी है, राइट। सो एक गांव को पहले खत्म कर रही है, फिर दूसरे गांव को खत्म कर रही है, फिर तीसरे गांव को खत्म कर रही है, फिर चौथे गांव को खत्म कर रही है। उसी टाइप से सोडियम पहले अंदर आया, उसने उस जगह को खत्म किया, फिर कैल्शियम आया, फिर उसने उस जगह को खत्म किया, फिर और कैल्शियम आया, उसने उस जगह को खत्म किया। लेकिन अगर सोडियम ही ना आता तो ये आगे का कैल्शियम और आगे का कैल्शियम आता ही नहीं, राइट। सो रिमेंबर दिस थिंग, सोडियम चैनल्स। तो गाइस अगर मैं बोलूं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, तो यस गाइस, एंटीरिदमिया की क्लासिफिकेशन में सोडियम चैनल ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। ओके, सो सोडियम ने एंटर किया, सेल को इन्फ्लक्स करा, सेल को इरिटेट किया, एंड देन आफ्टर कैल्शियम विल एंटर, कैल्शियम ने एंटर किया और उस सेल को और हाइपर एक्साइट किया, फिर और कैल्शियम एंटर हुआ और ज्यादा और ही बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव जो हमारा सेल हो गया, यू नो, डीपोलराइजेशन, सुना होगा आपने टर्म, डीपोलराइजेशन टेक्स प्लेस। और इतना ज्यादा टेक्स प्लेस होता है कि आप देख सकते हो कि देखो किस प्रकार से ये बढ़ता ही चला जा रहा है, किस प्रकार से सोडियम देन कैल्शियम, ये ग्राफ किस प्रकार से आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। ये ग्राफ आप देख सकते हो, ये किस प्रकार से स्लांट इंक्रीज कर रहा है, सोडियम कैल्शियम 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 इंक्रीज। ओके, ये कहां की बात हो रही है, नोडल सेल्स की। ओके फाइन मैम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रीन कैल्शियम एंड द रेड कैल्शियम। गाइस, जो ग्रीन कैल्शियम है वो अलग रिसेप्टर्स हैं, वो है हमारे टी रिसेप्टर्स, टी टाइप कैल्शियम चैनल्स, टी टाइप। और जो रेड कलर के हैं दैट इज एल टाइप कैल्शियम्स। इन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम, द कैल्शियम, द ग्रीन वाले का नाम टी टाइप कैल्शियम चैनल्स है और रेड वाले का नाम है एल टाइप कैल्शियम चैनल्स। ओके, so the red one, they are in a large amount. If you will block the L type, it's mean कि आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर सच में ब्लॉक कर रहे हो। Okay, so you are just blocking calcium channels. So the calcium channels, particularly the type is L type. So very simple, the sodium will come, it will increase the influx, then calcium will come, then calcium will come. अब क्या होगा, अब भाई एक पॉइंट आ जाएगा जब सेल बोलेगा भाई बस इनफ, मेरा सेल जो है वो एक्साइट हो गया, इतना ही मैं डीपोलराइज कर सकता हूँ। अब जो एक्स्ट्रा पोटेशियम है वो उस सेल से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और बाहर कहाँ निकलेगा, वो दूसरे सेल के अंदर। सो गाइस, एक सेल से दूसरे सेल में, फिर दूसरे से तीसरे सेल में, और इस प्रकार पूरे हार्ट के अंदर क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शंस। ओके, सो द increase calcium, the increase in positive influx now will enter into the another cell. Okay, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है गैप जंक्शन, this is known as gap junction. So the first cell is already excited, now the positive will go to the another cell,
लेकिन मैं दूसरे सेल की बात नहीं करूंगी, मैं तो इसी सेल की बात कर रही हूँ क्योंकि सब में सेम ही होगा। सो नाउ दिस सेल द नेगेटिव नहीं मैं बोलूंगी, द पॉजिटिव इज लेस नाउ। पॉजिटिव की कमी आने की वजह से इस सेल के अंदर क्या शुरू हो जाती है, रीपोलराइजेशन यानी कि शांति। सो अब क्या होगा, पोटेशियम जो है वो अपने आप को जो है वो अंदर लाना स्टार्ट करेगा और सोडियम क्या करेगा, बाहर, इस तरीके से। ओके, सो नाउ व्हाट विल हैपन, द पोटेशियम, जैसे पोटेशियम बढ़ता जाएगा उसी प्रकार से रीपोलराइजेशन देखने को मिलेगी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे पोटेशियम चैनल्स वंस द सेल इज सुपर एक्टिव, खुल चुके हैं, चैनल्स खुल जाएंगे। जैसे ही आपका पूरा का पूरा पॉजिटिव चैनल बहुत एक्साइट हाई हो जाएंगे तो वो खुल जाएंगे। खुलने की वजह से नाउ पॉजिटिव आयन लीव द सेल। अब पॉजिटिव आयन क्या करेंगे, इस सेल को लीव कर देंगे और सेल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इज इट क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? ओके, नेक्स्ट अब इस ग्राफ में देख लो एक बार। इस ग्राफ में क्या समझ में आ रहा है कि सोडियम ने कैल्शियम ने डीपोलराइजेशन करी और रीपोलराइजेशन किसने करी, पोटेशियम ने करी। तो पोटेशियम नीचे की तरफ आ रहा, पोटेशियम क्या कर रहा है, उसको नीचे की तरफ लेकर आ रहा है, पोटेशियम इसे नीचे की तरफ लेकर आ रहा है। सो अगेन दोबारा से क्या होगा, सोडियम कैल्शियम का ऊपर और पोटेशियम नीचे। इसी प्रकार से ये जो आपका ग्राफ बनता है वो कुछ इस प्रकार का बनता है। ये किस चीज का ग्राफ था, नोडल सेल्स, एवी नोड, एसए नोड। व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस, अरिथमियाज। एसए नोड ही तो है जड़ सारी की सारी, एवी नोड ही तो है जड़ सारी की सारी, राइट? तो ये रहा हमारे चैनल्स का अरिथमिया के अंदर, सॉरी नॉर्मल रिदम के अंदर रोल। अब बात करते हैं नॉन पेसमेकर सेल्स, जिनका काम पेसमेकर के साथ कोई लेना देना नहीं है। उन सेल में किस प्रकार से पॉजिटिव नेगेटिव आयंस काम करते हैं, तो लेट्स हैव अ लुक। सो हियर वी हैव अ सेल, हमारे पास एक सेल है। इस सेल के अंदर सेम सोडियम एंटर कर रहा है, ओके, लेकिन इस सेल के अंदर कैल्शियम और पोटेशियम देखने को मिल रहा है, लेकिन एल टाइप कैल्शियम नहीं देखने को मिल रहा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो गाइस, in your normal cell you won't see any calcium L type channels. You will only see sodium, calcium and potassium. तो यहाँ पर दो प्रकार के कैल्शियम थे, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का ही कैल्शियम देख पा रहे हैं। So sodium will enter into the cell and then after the calcium, तो that sodium, the influx, जो पॉजिटिविटी है उस सोडियम की, वो सोडियम क्या करेगा, कैल्शियम को भी सिग्नल देगा, भाई आ जाओ, और पोटेशियम को भी सिग्नल देगा। ओके, सो व्हाट विल हैपन कि कैल्शियम और पोटेशियम अपने आप में एक बैलेंस बना के रखेंगे। ओके, तो इस प्रकार से हमारे नॉन पेसर सेल, तो देखो कितना बड़ा डिफरेंस है, इट्स लाइक अ बिग डिफरेंस। एसए नोड किस प्रकार से कितना ज्यादा अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हो, या फिर आप जनरेशन ऑफ द पल्स और जनरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन कितना ज्यादा हाई कर रही है वो, और जबकि बेचारा नॉर्मल जो सेल होता है नॉन पेस मेकर वाला वो थोड़ा शांत सा होता है। तो सोडियम अंदर आएगा, वो कैल्शियम को और पोटेशियम को मतलब इनिशिएट करेगा, कैल्शियम अंदर पोटेशियम बाहर, कैल्शियम अंदर पोटेशियम बाहर, तब तक ऐसा चलता रहेगा जब तक उनके बीच में बैलेंस नहीं बन जाता। जैसे ही बैलेंस बन जाएगा, the large amount of calcium will go out from the cell and it will enter to the another cell. Okay, so this is the normal non cardiac non pacemaker cell काम करता है। इसका ग्राफ कैसा दिखता है, इसका ग्राफ आपको दिखेगा एकदम से क्या होगा, एकदम से शूट, क्यों? क्योंकि सोडियम या कैल्शियम या तो सोडियम वो इतना ज्यादा सोडियम इन्फ्लक्स हो जाएगा, वो एकदम से डीपोलराइज करेगा, एंड देन आफ्टर कैल्शियम और पोटेशियम अपने आप को बराबर कर लेंगे और एक क्या बन जाएगा यहाँ पे, कुछ स्टेगनेंट सा, एक सीधा सा प्लेटिव फेज आएगा, एंड देन आफ्टर कैल्शियम सारा बाहर हो जाएगा और वो डिक्रीज कर जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। ओके, सो दिस इज बेसिकली 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो ये कुछ 4 फेजेस होते हैं। तो गाइज अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपको एंटी अरिथमेटिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन में मदद करने वाला है। सो प्लीज ध्यान से देखिए, नॉर्मल सेल सोडियम अंदर आता है, नॉर्मल एसए नोड सेल सोडियम अंदर आता है, कैल्शियम आता है,
एकदम उसको अच्छे से लंबा खींच के रखता है, काफी लंबी सिग्नल जाती है, एंड देन आफ्टर पोटेशियम जो है वो एंटर कर जाता है, मतलब सारा पॉजिटिव बाहर चला जाता है, नेगेटिविटी सी बन जाती है और वो धीरे धीरे ड्रॉप कर जाता है। नॉर्मल में क्या होगा, सोडियम अंदर आएगा, इतना अंदर आता है कि भाई वो सीधा पीक, लेकिन काफी लंबे समय तक के लिए नहीं रहता, ये काफी लंबे समय के लिए ये नहीं रहता, बस कुछ टाइम के लिए रहेगा। फिर उसके बाद कैल्शियम और पोटेशियम अपने आप को मेंटेन करके रखेंगे बराबर, तो प्लेट्यू फेज चलेगा और फिर धीरे धीरे वो नीचे की तरफ आ जाएगा और अपना नॉर्मल सेल करेगा। इज इट क्लियर गाइस? शिवाली, इज इट क्लियर? Yes guys, is it clear? Yes. Perfect. So now let's move on to the classification of arrhythmias. So guys, arrhythmia means एक normal rhythm का abnormally देखने को मिलना, चाहे वो rate है चाहे वो frequency है, doesn't matter, but the rhythm is not maintaining. In the last class I have discussed each and every arrhythmia, not very deeply, but yeah I tried my best, जो फार्मा में जितना जरूरी है उतना तो मैंने बताया है। सो गाइस, टाइप ऑफ अरिथमियास हमने कल परसों पढ़े थे, ब्रेडिकार्डिया, टैकिकार्डिया, आर्टिक फिब्रिलेशन, आर्ट्रियल फ्लटरिंग, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ओके, एंड मेनी मोर्स, एसवीटी, प्रॉक्सिमल, अ लॉट ऑफ, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, राइट। कॉजेस क्या हैं? तो ऑब्वियसली ज्यादातर जो मैंने खुद ने, जैसे मैं कार्डियक आईसीयू में काम किया है, आई हैव सीन दैट अरिथमियास ज्यादातर लोगों को सर्जरी के बाद देखने को मिलते हैं। सीएबीजी हुआ, अब पेशेंट रिदमिया में चला गया है, सीएबीजी हुआ, अब पेशेंट जो है वो आईसीयू के ओटी के अंदर ही पेसमेकर लगा हुआ ही बाहर आया है। सो मायोकार्डियल इंफाक्शन, इस्चीमिया, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस, फॉर एग्जांपल पोटेशियम का बहुत हाई हो जाना या पोटेशियम का डिक्रीज कर जाना या क्यूटी का इंक्रीज कर जाना, क्यूटी इंटरवल का लंबा हो जाना, ओके, तो उनकी वजह से भी हो सकता है, ड्रग्स की वजह से होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है, लॉट ऑफ रीजंस जिनकी वजह से आपको जो है वो पोटेशियम का जो लेवल है, सॉरी जो अरिथमियाज हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। व्हाट आर द फीचर्स? पाल्पिटेशन, हमेशा पेशेंट क्या कंप्लेन करता है, मुझे ना घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है, एंड व्हेन द पेशेंट विल कंप्लेन घबराहट हो रही है, वी यूज्ड टू डू ईसीजी, 12 लीड ईसीजी, और उसमें अरिथमियाज निकल के आते हैं। सो घबराहट होना, पाल्पिटेशन, फटीग होना और ब्रेथलेसनेस, ये तीनों साइंस आपको देखने को मिलेंगे। एंड द लास्ट हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में तो डेफिनेटली ईसीजी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे फादर के केस में द ईसीजी वाज कम्प्लीटली डिस्टर्ब्ड। 2016 में जब ईसीजी करवाई थी उसमें ही आपका एसटी सेगमेंट एलिवेटेड था, बट एट द टाइम आई वाज इन 3rd ईयर, तो उतना ध्यान नहीं दिया था, और वो बिल्कुल फेंट हो चुकी थी। वो तब निकल के आए बाहर जब बाद में, जब हमने 2021 में जब हमने दिखाया, तब हमने पूछा कि कुछ करवाया टेस्ट, तो तब निकल के आए वो सारे रिपोर्ट्स, एंड इन दैट रिपोर्ट इट वाज कम्प्लीटली एसटी सेगमेंट एलिवेटेड। सो ये हार्ट फेलियर वाला पेशेंट में तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगी सब चीजें, ब्रेथलेस, फटीग एंड पाल्पिटेशन। इन केसेस के अंदर यू विल सी व्हाट यू विल सी अरिथमियास। एंड सेकेंडली गाइस, जो लोग जन्म से ही किसी के हार्ट में डिफेक्ट होते हैं उनको उन पेशेंट्स के अंदर भी अरिथमियास बड़े कॉमनली हैं, लेकिन ज्यादातर मायोकार्डियल इंफाक्शन एंड सीएबीजी के बाद। ओके, ऑलराइट, तो फिर हम इसे पढ़ने कैसे वाले हैं? सो गाइस, बेसिकली इसे हम 2 तरीके से पढ़ेंगे अरिथमियास को। या तो एबनॉर्मल जनरेशन हो रहा है इम्पल्स का, जो इम्पल्स है वो एबनॉर्मली जनरेट हो रही है। एसए नोड का काम था 100 बीट बनाने का, एवी नोड का काम था 60 बीट बनाने का, लेकिन वो एबनॉर्मल बीट बना रहे हैं, या तो वो बना ही नहीं रहे या तो वो बहुत ज्यादा बना रहे हैं। सो एबनॉर्मल जनरेशन ऑफ इम्पल्स, ऑल्टर्ड नॉर्मल ऑटोमेटिसिटी, ओके सॉरी ऑटोनॉमिसिटी, एबनॉर्मल ऑटोनॉमिसिटी, या फिर यहाँ पे ऑल्टर आएगा, ऑल्टर डीपोलराइजेशन। आपकी जो डीपोलराइजेशन है वो थोड़ा ऑल्टर हो गया, वो जल्दी हो रहा है, लेट हो रहा है। तो ये मैं क्या बोल रही हूँ, दिस इज बेसिकली द मैकेनिज्म, कैसे आप ड्रग्स कैसे काम करेंगी, कि या तो वो काम करेंगी एबनॉर्मल जनरेशन ऑफ इम्पल्स को रोककर काम करेंगी ड्रग्स, या तो फिर ड्रग्स कंडक्शन सिस्टम, जो एबनॉर्मल कंडक्शन सिस्टम है उसको रोककर काम करेंगी। इज इट क्लियर? तो अगर किसी का जनरेशन इम्पल्स का एबनॉर्मल हो रहा है तो वो क्यों हो सकता है? या तो ऑटोनोमिसिटी में कुछ प्रॉब्लम है, या तो वो एबनॉर्मल हो गया है, या तो डीपोलराइजेशन में कुछ प्रॉब्लम है। इन तीनों चीजों में अगर प्रॉब्लम है
तो आपका जो जनरेशन है इम्पल्स का वो थोड़ा सा एबनॉर्मल होगा और हमें ऐसी दवाई देनी पड़ेगी जिससे जो जनरेशन है वो एबनॉर्मल ना हो। सेकेंडली, या तो कंडक्शन, जो कंडक्शन सिस्टम है एसए नोड, एवी नोड, इस कंडक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, बार बार री एंट्री हो रही है उन इम्पल्सिस की, फर्स्ट डिग्री ब्लॉक है, सेकंड डिग्री ब्लॉक है, थर्ड डिग्री ब्लॉक है, या तो इनमें से कुछ प्रॉब्लम है, तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को मैनेज करना पड़ेगा। सो गाइज, आई नो आई एम मेकिंग दिस थिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है रिदमियास का, 4-5 ड्रग्स पढ़ो, काम खत्म। बट मैं आपको ये क्यों पढ़ा रही हूँ, ताकि अगर आप 100% पढ़ो तो 70% आपके दिमाग में रह जाए और आपको एग्जाम में बैठे हो तो आपको कंफ्यूजन ना रहे किसी प्रकार की, क्योंकि एमसीक्यूज में वो कुछ अलग शब्द भी डाल सकते हैं जो कि आपने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन अगर डीप पढ़ रहे हो आप, तो आपने वो थर्ड ऑप्शन भी पढ़ा हुआ है और आपको पता कि आंसर नहीं है इसका, तो यहाँ से बहुत हेल्प मिलती है ऑप्शंस को क्लीन करने में, रफा दफा करने में। ओके, सो गाइज, फर्स्टली आई हैव डिस्कस्ड एंटी अरिथमेटिक ड्रग्स, अभी मैंने नहीं पढ़ाई हैं। मैंने सबसे पहले आपको नॉर्मल एसए नोड के सेल के फंक्शन के बारे में बताया, फिर मैंने आपको नॉन पेसमेकर सेल के फंक्शन के बारे में बताया, फिर मैंने टाइप्स बताया कि अरिथमिया कितने प्रकार के होते हैं, फिर मैंने कुछ कारण बता दिए, और फिर मैंने बताया कि इनका मैकेनिज्म हम कैसे करने वाले हैं, कैसे काम करेंगी ड्रग्स, किसके ऊपर काम करेंगी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ ड्रग्स हैं कौन सी हैं, जो मेन मुद्दा है हमारा आज के क्लास का, लर्न करने का, कि हैं कौन सी हैं। तो मैं जानने से पहले आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि what kind of drugs we have. So can you please tell me? Okay, let me ask from just give me a second now. Okay, so Aviender, can you please tell me what all anti-arithmetic drugs you know about? कौन कौन सी आपको पता है? Aviender, fast. Calcium channel blockers. Calcium channel blockers. Okay, very good. Next, what else we have? Any drug you know about anti-arithmetic drugs? कोई भी ड्रग आपको पता हो? ज्योति फोगाट, ज्योति, any drug? Sodium channel blocker, ma'am. Quinidine, topiramide, disulfiramide. Okay. Lignocaine, ma'am. Lidocaine, lignocaine. Yes. Next. What else? Beta blockers, ma'am. Beta blockers. Beta blockers, ma'am. Potassium channel blockers, amiodarone, ma'am. Amiodarone, very good, very good, very good, very good. So guys, आपको ड्रग्स के नाम मालूम है, that's really 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 great thing कि आपको ड्रग्स के जो नाम है वो अच्छे से पता है, लेकिन काम कैसे करती हैं वो भी आपको पता है। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, बट पोटेशियम कहाँ पर है, कब ब्लॉक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, तो ऐसे बहुत सारी और भी ड्रग्स होती है हमारी जो सोडियम को ब्लॉक करती हैं, बट पर्टिकुलर एसए नोड को कैसे ब्लॉक करती है इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। बट आई एम रियली ग्लैड दैट यू नो द टाइप्स ऑफ ड्रग्स, वो बहुत अच्छी बात है कि आपको इनके एग्जाम्पल्स पता हैं। ऑल राइट, सो गाइज लेट्स मूव ऑन। तो फिर मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगी अपना। ओके, हमारे पास एंटी अरिथमेटिक्स के क्लासिफिकेशन में पहली जो क्लासिफिकेशन आती है दैट इज क्लास 1, नाम है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। ओके, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स को केडी त्रिपाठी की जो बुक है हमारी, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन, शॉर्टन रिपोलराइजेशन एंड लिटिल इफेक्ट ऑफ रिपोलराइजेशन ऑन रिपोलराइजेशन। सो गाइज लेट मी गिव एन एग्जांपल। हम लोग आईसीयू के अंदर लिग्नोकेन इट्स लाइक एक्सेसिवली यूज करते हैं अरिथमिया में, एक्सेसिवली मतलब बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है लिग्नोकेन को। आई स्टिल रिमेंबर कभी कभी पेशेंट को कुछ भी एक्टॉपिक्स आ रहे हैं, वी यूज टू नेम दिस थिंग, हम अरिथमिया ना बोलकर हम एक्टॉपिक्स बोलते हैं पेशेंट को कि एक्टॉपिक्स आ रहे हैं, तो दे ऑलवेज आस्क अस टू लिग्नोकेन दे दो, व्हाई, बिकॉज ये काफी सेफ है। इसका शॉर्ट टर्म रिपोलराइजेशन का जो पीरियड है वो थोड़ा छोटा है, ज्यादा लंबा भी नहीं है कि पेशेंट बिल्कुल ब्लॉक में चला जाए। सो गाइस ध्यान रखना है, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स कुछ उस प्रकार के ड्रग्स होते हैं जो आपके सोडियम को ब्लॉक कर रहे थे। यानी ऊपर हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सोडियम तो शुरुआत होता है, स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो सेल के एक्टिव एक्शन पोटेंशियल को जो बनाने का स्टार्टिंग पॉइंट है सोडियम, तो आप उसको ब्लॉक कर देते हो। प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन में क्विनिडिन, ओके, या बोल सकते हो प्रोकेनामाइड। अगर मैं बात करूं शॉर्ट टर्म रिपोलराइजेशन, लाइक मिडल वर्क, ज्यादा भी नहीं है, शॉर्ट टर्म है थोड़ा, तो एग्जांपल क्या आएगा, फिनेटोइन, लिग्नोकेन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, लिटिल इफेक्ट ऑन रिपोलराइजेशन,
अगर बिल्कुल हल्का सा असर लेना है तो प्रोफेनोम एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा, जो कि लिटिल इफेक्ट जिसको इस्तेमाल ही नहीं करते तो इट्स लाइक आउट ऑफ द बॉक्स। ओके, सो शॉर्टन लिग्नोकेन, फिनेटोइन, क्विनिडिन, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, इनको हम एपिलेप्सी में भी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको एपिलेप्सी के अंदर भी पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन 2, बीटा एडर्जिक ब्लॉकर्स। गाइस अगेन आई एम टेलिंग यू a very important thing, these drugs are not linked with any other drugs। ये ड्रग्स पर्टिकुलरली मैं जो बोल रही हूं, ये ड्रग्स में बेसिकली, जस्ट गिव मी अ सेकंड मैम प्लीज ऐड, ऑलराइट। सो ये जो मैं ड्रग पर्टिकुलर आपको बता रही ना, एडर्जिक ब्लॉकर, ये ब्लॉकर वो ब्लॉकर, तो गाइस यहाँ पर जो एडर्जिक ब्लॉकर है ये तो पता आपको बीपी कम करती है, बट गाइस हम सब ने पढ़ा था कि बीटा पे 2 रिसेप्टर थे, बीटा 1 और बीटा 2। बीटा 1 हार्ट के ऊपर था और बीटा 2 हमारे लंग्स वगैरह वगैरह के ऊपर था, राइट। सो बीटा कहीं ना कहीं हार्ट के ऊपर काम कर रहा था। अब ऐसी ड्रग जो कि भाई हार्ट रिदम पे भी काम करती है, एग्जाम्पल है प्रोपेनोल एंड योर एस्मोलोल। ओके, propranolol and your esmolol, these 2 drugs has a good effect on arrhythmias, a very good effect on arrhythmias। तो ध्यान रखना इस बात को। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, बड़ी जगह पढ़ोगे आप इनको, काफी ज्यादा जगह पे पढ़ोगे, बट यहां पर ये अरिदमिया पे काम कर रहे हैं। प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन, इसका मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट समझना, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। सो गाइस अगर मैं पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर दूंगी तो वो जो आपका जो पॉजिटिव था वो बाहर ही नहीं जाएगा, राइट। वो बाहर नहीं जाएगा तो अगला सेल एक्टिव ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज पोटेशियम चैनल खुलता है फिर ही तो वो बाहर जाते हैं और वो अगले सेल को एक्टिवेट करते हैं, बट वी आर ब्लॉकिंग पोटेशियम। व्हाट डज मीन? इट मीन्स कि आप अगले सेल को मैसेज ही नहीं दे रहे हो, तो यहाँ पर जो रिपोलराइजेशन है वो काफी लंबी चलने वाली है। सो प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन, एग्जाम्पल एम्योड्रॉन, और हर अरिथमियाज में एम्योड्रॉन 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 ही आप पढ़ोगे। एंड अनदर वन इज सोटालोल, सोटालोल, यू नो, एस्मोलोल, सोटालोल, ये एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं। These drugs are particularly working on the heart rate, हार्ट रेट के ऊपर काम कर रहे हैं। और लास्ट हमारे पास आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वेरेम्पेनिल एंड डिल्टेजम। ये 2 ड्रग्स जो होती हैं वो काम करती हैं आपके हार्ट के ऊपर, चैनल्स को ब्लॉक करती हैं ताकि आपका जो रिदम है वो थोड़ा नॉर्मल हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई ये ड्रग्स कैसे अरिथमिया ट्रीट कर रही हैं? सो लेट मी टेल यू गाइस, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैंने सोडियम को ब्लॉक कर दिया तो क्या ये सेल एक्टिवेट होगा? नहीं होगा। अगर सेल एक्टिवेट नहीं होगा तो जो एक्टॉपिक्स इधर उधर से आ रहे थे ये क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दूंगी तब भी बंद हो जाएंगे, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स दूंगी तब भी बंद हो जाएंगे, राइट। सो इस प्रकार से ड्रग्स काम करती हैं, लेकिन हमारा मेन मुद्दा क्या याद करने का? एग्जाम्पल्स, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, prolonged repolarization, quinidine, okay, and shorten repolarization, lidocaine, okay, all right, and little effect of the repolarization on the propafenone. Next है beta adrenergic receptors or blockers, sorry, propanol, propranolol and esmolol, and potassium blockers, prolonged repolarization, amidron, और calcium channel में verampirin and diltiazem. I hope it is clear. Now let's see some terms. Okay guys, terms में क्या आता है? नंबर 1 डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब पॉजिटिव बहुत ज्यादा अंदर है, यानी कि सोडियम। तो सोडियम को इनिबिट करने का मतलब है डीपोलराइजेशन को इनिबिट करना। सो ये रहा हमारा सोडियम, दिस इज अवर सोडियम, सो दिस इज अवर सोडियम। और आप क्या कर रहे हो? इस पूरे के पूरे रैपिड डीपोलराइजेशन को क्या कर रहे हो? इनिबिट कर रहे हो। ओके, सो नेगेटिव आपका जो रैपिड डीपोलराइजेशन है, जो पॉजिटिव है आपका डीपोलराइजेशन, इसको क्या करोगे? आप ब्लॉक करोगे। नेक्स्ट, ये क्या? व्हाट इज दिस? दिस इज इनिशियल रिपोलराइजेशन। इनिशियल रिपोलराइजेशन
जब एक बैलेंस बन रहा था कैल्शियम और पोटेशियम के बीच में, तो ये क्या आ जाता है आपका नेगेटिव। इसे और क्या बोला जाता है, प्लेट्यू फेज, इसे बोला जाता है प्लेट्यू फेज। इनिशियल रिपोलराइजेशन, प्लेट्यू फेज, प्लेट्यू फेज। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज रैपिड रिपोलराइजेशन, this is rapid repolarization, and the last we have resting. So guys, यहां पर जो आप -70 देख रहे हो ये क्या है, क्वेश्चन भी आता है कि हार्ट की जो सेल्स होते हैं उनका नेगेटिव थ्रेशोल्ड क्या होता है, इनिशिएशन वाला थ्रेशोल्ड क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल मुझे 4 चपाती खाने के बाद ही आंखें खुलती हैं, फॉर एग्जांपल इट्स मीन आई नीड 4 chapatis at least to increase my energy, to increase my threshold. I need 4 chapatis. तो भाई वो -70 जो मेगा वोल्ट होता है आपका, दिस इज अ थ्रेशोल्ड, दिस इज अ थ्रेशोल्ड। ये क्या है, थ्रेशोल्ड है, कनेक्ट नहीं हो रहा है। सो थ्रेशोल्ड जो वहां तक जाएगा, ओके थ्रेशोल्ड वहां तक जो है वो जाएगा, एंड देन प्लेट्यू फेज एंड देन रेस्टिंग फेज। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। क्या आप लोगों को अरिथमियास के क्लासिफिकेशंस क्लियर हो गए हैं? इज इट क्लियर गाइस? यस एवरीवन? ऑलराइट, सो नेक्स्ट, in the next part what we are going to do,